नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। शुरुआत हम कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ ही, क्योंकि आज से लोकतंत्र का पंचवर्षीय महाकुंभ शुरू हो गया है। 7 चरणों में होने वाले मतदान का पहला चरण आज पूरा हो गया। 20 राज्य, 91 सीट थी दांव पर, वोट डाले गए और पहले चरण की वोटिंग के अब आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है। जो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं, जो तस्वीर निकल के आ रही है, कूच बिहार में देखिए 81.94% वहीं अलीपुरद्वार में भी कुछ लगभग ऐसी ही वोटिंग। यूपी की 8 सीटों पर करीब 60% मतदान हुआ है। पहले चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में बम्पर वोटिंग हुई है, जिसके आंकड़े भी आपको हम दिखा रहे हैं। धुआंधार वोटिंग। अब ये किस दिशा में जाता है, किसके लिए अच्छी खबर लेकर आता है, किसके लिए बुरी खबर, इसके लिए इंतजार तो करना होगा 23 मई का। लेकिन पश्चिम बंगाल और यूपी से बम्पर वोटिंग की खबर। लोकतंत्र के महापर्व का जश्न सुबह 9 बजे। मतदाताओं का जोश 42 डिग्री की गर्मी में पूरा उबाल मारता दिखा। आम आदमी से लेकर खास आदमी, हर कोई उंगली पर स्याही लगवाने और फिर ये स्याही दुनिया को दिखाने को बेकरार दिखा। वोटिंग कहां हुई, पहले ये देखिए। 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग हुई। यूपी की 8, बिहार की 4 सीटों पर मतदान। आंध्र प्रदेश के 25, तेलंगाना की 17 सीटों पर वोटिंग। उत्तराखंड की सभी सीटों पर वोटिंग। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में मतदान। ओडिशा में 2, पूर्वोत्तर की सीटों पर वोटिंग। देश भर में वोटिंग के एक से बढ़कर एक रंग दिखे, लेकिन सबसे मजेदार रंग गाजियाबाद में दिखा, जहां एक बहू सास को जबरन पकड़कर पोलिंग बूथ तक ले आई। सास नेताओं से इतनी खफा थी कि वोट डालने को राजी नहीं थी। दुनिया की सबसे कम ऊंचाई की महिला के तौर पर पहचानी जाने वाली ज्योति आगमे भी नागपुर में पोलिंग बूथ पर पहुंची और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नागपुर से ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर विकास महाम्मे अपनी समाजसेवी छवि के मुताबिक साइकिल पर बैठकर पोलिंग बूथ तक पहुंचे और वोट डाला। महाराष्ट्र के गोंदिया में दूल्हा दुल्हन गाजे बाजे के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे। शादी की रस्में निभाने से पहले लोकतंत्र की रस्म निभाई। नोएडा में तो एक जनाब इतने जागरूक दिखे कि लंदन से लौटकर एयरपोर्ट से सीधे पोलिंग बूथ पर पहुंच गए। अगर वो घर चला जाता, परिवार से मिलने लगता, तो हो सकता था कि फोकस कहीं और चला जाता। लेकिन पहले जो इम्पोर्टेंट काम है उसको खत्म किया जाए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क फॉर अ डे, व्हिच आई वांटेड टू फिनिश इट बिफोर। जो लोग खुद पोलिंग बूथ तक पहुंचने में सक्षम नहीं थे, वो दूसरों के सहारे पहुंचे, लेकिन वोट जरूर डाला। उधम सिंह नगर में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी भी बुजुर्ग महिला की मदद करता दिखा। चुनाव आयोग ने देश के कई जगहों पर महिलाओं के लिए खास पोलिंग बूथ बनाए थे। गुलाबी रंग से रंगे ये बूथ महिलाओं की लोकतंत्र में बराबर भागीदारी का न्योता देते दिखे। उत्तराखंड के कोटद्वार का यह बूथ भी यही संदेश देता दिखा। हालांकि तस्वीर हर जगह इतनी खूबसूरत नहीं दिखी। गया का ये पोलिंग बूथ वोटरों का इंतजार करता रह गया। समस्याओं से जूझते लोगों ने यहाँ वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। आंध्र प्रदेश में मतदान पर हिंसा का साया दिखा। कई जगहों पर वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। अनंतपुरम में तो टीडीपी के एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई। बिहार के नवादा में एक पोलिंग बूथ पर गोली चली। उपद्रवियों ने वोटिंग रोकने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भी पोलिंग बूथ पर हंगामा हो गया। उपद्रवियों ने ईवीएम में तोड़फोड़ कर वोटिंग में रुकावट डाली। हिंसा और वोटरों की नाराजगी की इन कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो कुल मिलाकर मतदान शांति से हुआ। वोटरों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर निकलने के लिए नेताओं ने पूरी कोशिश की और खुद वोट डालकर लोगों को भी मतदान की प्रेरणा दी। उत्तर भारत में मोदी के मंत्रियों महेश शर्मा और वीके सिंह से लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु बाबा रामदेव भी वोट डालने निकले। हालांकि मतदान का प्रतिशत अलग अलग इलाकों में अलग अलग रहा, लेकिन शुरुआती रुझान उम्मीद बता रहा है कि अगले चरणों में रफ्तार और बढ़ेगी। नोएडा से मणिदीप शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
तो आज पहले चरण की वोटिंग और जिस तरह के आंकड़े सामने आए उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं कि अलग अलग जगह जहां पर वोटिंग हुई क्या तस्वीर वहां से निकल कर आई। 20 राज्य जिसकी 91 सीटें दांव पर थी, उन्हीं की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, कैराना, नोएडा, खुर्जा की तस्वीरें। 4 सीटें हालांकि ऐसी रही जहां पर बंपर वोटिंग हुई। गाजियाबाद का ही देखिए आंकड़ा आपको हम दिखा रहे हैं, 57% मतदान। तो पहले चरण का मतदान आज पूरा हो गया और अलग अलग हिस्से जहां से बंपर वोटिंग की खबरें आ रही हैं वो हमने आपको दिखाई। तो अब ये देखिए कुछ और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कालाहांडी, गया, विजयवाड़ा, डिब्रूगढ़, हल्द्वानी और ईटानगर की तस्वीरें। उत्तर भारत में खासतौर पर जबरदस्त गर्मी रही, लेकिन 40 डिग्री पार के इस पारे के बावजूद लोग घरों से निकले, बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ तक पहुंचे और मतदान किया। सुबह से ही ये कतारें इन तमाम हिस्सों में दिखाई दी, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो। और ये देखिए ये दिग्गजों के मतदान की तस्वीरें। केंद्रीय मंत्री चाहे नितिन गडकरी हो, जितेंद्र सिंह, प्रफुल्ल पटेल, चंद्रबाबू नायडू, असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे, संजीव बालियान। जम्मू कश्मीर में भी जमकर लोकतंत्र का जश्न मना। पोलिंग स्टेशंस के बाहर सुबह से ही लंबी कतार लग गई थी। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी वोट की चोट से आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो महबूबा मुफ्ती ने एक वीडियो ट्वीट कर बीएसएफ के जवानों पर आरोप भी जड़ दिया। लोकतंत्र की लहर में जैसे आतंकवाद के ईंट पत्थर बहसे गए हैं। ये आतंकग्रस्त कश्मीर के बांदीपुरा की तस्वीरें हैं, जहां आज लोकतंत्र ठुमक रहा है और बंदूक तंत्र ठिठक गया है। हमेशा की तरह कश्मीर के इस हिस्से में संगीनों का साया है। बारामूला में आज मतदान हुआ, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का इंतजाम, लेकिन ये तमाम कोशिशें सुकून देती हैं। जब भारी तादाद में लोग मतदान के लिए उतरे, जोश सातवें आसमान पर था। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान में बारामूला लोकसभा क्षेत्र में आज जमकर मतदान हुआ। उम्मीद से ज्यादा ही मतदाता जो है मतदान के लिए घरों से बाहर निकले, लेकिन मिला जुला असर रहा। कुछ जगहों पर बहुत कम मतदान हुआ और कहीं जगहों पर इसी तरह से लंबी लंबी कतारें सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर नजर आई। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में प्रत्याशियों के लिए ये अच्छी खबर है कि लोग मतदान के लिए बाहर निकले। बारामूला में सुबह से मतदाताओं का बूथ तक आने और मतदान करने का सिलसिला जारी रहा। बुजुर्ग हो या नौजवान, लोकतंत्र के इस महापर्व में कोई पीछे नहीं रहा। वोट डालने अपने मुल्क का, अपने हिंदुस्तान का जज्बा है। और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? किस तरह की कश्मीरी पंडितों के लिए क्या करें? ठीक करेंगे, हमें उम्मीद है हमारे लिए ठीक करेंगे। क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट है हम उसको चुन रहे हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हम उसको वोट डाल रहे हैं। आने वाली सरकार हम ये चाहते हैं कि मिलिटेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, हम अपने घरों में फिर बस जाए। ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ ऐसे रह के दर बदर की ठोकरें खाता है। लोकतंत्र के प्रति कश्मीर का ये लगाव काबिले तारीफ है। कश्मीर के लोगों ने अपनी वोट की चोट से आतंकियों को बता दिया कि वो बंदूकों की परवाह नहीं करते। हुर्रियत के वोटिंग से दूर रहने के ऐलान से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो भारत के गणतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट करने में किसी से पीछे नहीं है। लेकिन कश्मीर के लोगों का ये जोश कुछ सियासी पार्टियों को हजम नहीं हुआ। पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने एक वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में शोर शराबा और नारेबाजी सुनाई दे रही है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में आरोप लगाया कि जम्मू में एक पोलिंग बूथ पर एक वोटर से बीएसएफ के जवानों ने हाथापाई की, क्योंकि उसने बीजेपी के लिए मतदान करने से इनकार कर दिया। मतदान केंद्रों पर सशस्त्र बलों का उपयोग करके लोगों को बीजेपी के लिए वोट करने के लिए मजबूर करना उनकी हताशा और सत्ता की भूख को दर्शाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरोप लगाया कि उन्हीं बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है, जहां बीजेपी कमजोर नजर आ रही है। ये बड़ी अजीब बात है कि सुबह 8 बजे से जब से मशीनें खुली हैं तो टेक्निकल फ्लॉ जो है वो पुंछ रजौरी में ही आ रहा है, जहां भाजपा को हारना है। अभी एक अनवेरीफाइड वीडियो आया है जिसमें एक वर्दी नुमा अफसर जो है वो लोगों से ये कह रहा है कि आपने भाजपा को क्यों नहीं वोट डाल रहे हो और आप दूसरों को क्यों वोट डाल रहे हो। सियासत अपनी जगह है और कश्मीर के लोगों का लोकतंत्र के महापर्व में जोश अपनी जगह। जम्मू कश्मीर में मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी कतारों से जरूर आतंकियों के होश उड़ गए होंगे। कश्मीर में अलगाव की बात करने वालों के मुंह पर ये जोरदार थप्पड़ है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वाणी,
बारामूला आज तक। पहले चरण की वोटिंग में कई जगहों पर ईवीएम में खराबी की शिकायतें भी आई, तो कई जगह पर मशीन में गड़बड़ी करने के आरोप भी लगे। देखिए पहले चरण की वोटिंग में किसे कहां क्या शिकायत रही। बुर्का पहनकर वोट डालने वाली महिलाओं को देखकर बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान कुछ इस कदर भड़के मानो उन्हें हराने की पूरी साजिश का खुलासा उन्होंने कर लिया हो। बालियान का दावा है कि बुर्का पहनकर पोलिंग बूथ आने वाली महिलाओं की जांच परख नहीं की जा रही है और इसी आड़ में फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। बालियान ने कई बूथों पर चुनाव रद्द तक कराने की मांग कर दी। मैंने आपको बताया था जहां फर्जी वोटिंग है चेहरा देख के वोट करनी चाहिए, शांतिपूर्वक वोट होनी चाहिए। कुछ जगह पे दबाव बनाया जा रहा है, जैसे मैंने वहां देखा पोलिंग पार्टी भी दबाव में दिखाई दी। क्योंकि हमारे वहां एजेंट भी नहीं, सच बात है, सुसरी गांव भारतीय जनता पार्टी कोई एजेंट नहीं था, तो एजेंट भी रोकने वाला नहीं है। पोलिंग पार्टी नहीं रोकेगी तो फर्जी वोटिंग होगी। बवाल धार्मिक पहचान को लेकर था तो जवाब भी उसी भाषा में आया। विरोधियों ने बालियान के आरोपों को ध्रुवीकरण की कोशिश करार दिया। वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं और मुस्लिम लड़की है, बुरके में नहीं, बुरके से मुंह खोलकर वोट डाल रही। हालांकि बालियान की शिकायत में चुनाव आयोग को कोई दम नजर नहीं आया और चुनाव रद्द कराने की उनकी मांग पहली नजर में ही खारिज हो गई। मुजफ्फरनगर में ही ईवीएम को लेकर भी बवाल हुआ। मशीन खराब होने की शिकायत लेकर आरएलडी कार्यकर्ताओं ने बूथ के बाहर जमकर हंगामा किया। नहीं देखो भीड़ भाड़ आ जाती है, मैं आया, लोगों में जोश आ गया, शांतिपूर्वक वोटिंग चल रही है। ठीक है, 2-4 प्रॉब्लम है, मैं बात कर लूंगा, वहाँ पे डीएम से बात कर लूंगा। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने भी चौंकाने वाला आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पुंछ में ईवीएम में कांग्रेस का बटन काम नहीं कर रहा। उमर का ट्वीट आते ही प्रशासन हरकत में आया और सफाई दी कि कुछ मशीनों में गड़बड़ी जरूर है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी के बटन भी खराब हुए हैं। जो चुनाव बीएसपी का आरोप है कि यूपी में कई जगहों पर दलितों को पोलिंग बूथ तक आने से रोका गया। तरीके से पुलिस ने और वहाँ के प्रशासन ने जो दलित वर्ग के लोग थे उन्होंने वोट डालने से रोका और इसकी शिकायत हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में की है और इसके पीछे पुलिस जो हायर अप्स हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनका हाथ है, उनके डायरेक्शन में ये काम हुआ है। ईवीएम में बटन दबाई जा रही थी हाथी की और हाथी की बटन की जगह जब बटन हाथी की दबाई जा रही है लेकिन वोट पड़ रहा है कमल पर। ईवीएम में गड़बड़ियों की शिकायतें कुछ और जगहों से भी आई। बिहार के औरंगाबाद में एक बूथ में गड़बड़ी के चलते काफी देर बाद वोटिंग शुरू हो पाई, तो आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर मशीन की गड़बड़ी के चलते दिक्कत हुई। बीएसपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह चंद्रबाबू नायडू ने भी कई तरह की आशंकाएं जताई हैं, लेकिन चुनाव आयोग को इनमें कोई दम नजर नहीं आया। आज तक ब्यूरो। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण आज पूरा हो गया। लोगों ने अपना फैसला ईवीएम दबाकर सुना दिया, लेकिन 6 चरण अभी बाकी हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच एक दूसरे पर तूफानी हमले और तेज होते जा रहे हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि दिल्ली में एक तुगलक रोड है, उसमें एक बंगला है, उसमें एक बहुत बड़े नेता रहते हैं। ये तुगलक रोड के इस बंगले पर बीते कुछ दिनों से सैकड़ों करोड़ रुपए का खेल खेला गया है। अपने पक्ष में चुनावी हवा बनाने के लिए विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम के मंगलदाई की जमीन से फिर कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। कांग्रेस पर गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का आरोप जड़ दिया। इतना ही नहीं, बंगले से जिन लोगों के तार जुड़े हैं उनके पास से बोरे भर भर करके नोटें निकल रही है, बोरे भर भर से। ये जो सारे पैसे पकड़े गए हैं वो पैसे कौन से थे? गरीब बच्चों को और गर्भवती माताओं को पोषक आहार देने के लिए भारत सरकार ने जो पैसे भेजे ये गरीबों के पैसे भी खा गए और उसमें से चोरी कर गए भाइयों। तो रायबरेली की जमीन से पीएम मोदी की ओर से आते तीरों का जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने फिर कमान पर राफेल को चढ़ाया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस की सीधी चुनौती दी।
I am ready for an open debate with the Prime Minister. Wherever he wants, I'll come to Racecourse Road. And I challenge him for a debate on corruption. राहुल ने सीधे सीधे कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री के घर भी जाकर बहस के लिए तैयार हूं। खुली बहस से ही चौकीदार की सच्चाई देश के सामने आएगी। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने मेरा डिबेट का चैलेंज ले लिया, उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उस दिन देश को पता लग जाएगा कि चौकीदार चोर है। राहुल पीएम मोदी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार घेर रहे हैं, तो पीएम इनकम टैक्स छापों में मिली गड्डियों के नाम पर कांग्रेस को मोदी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, तो राहुल न्याय स्कीम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। असम से बिहार के भागलपुर पहुंचे पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस को घेरा। Mr. Narendra Modi for the last 5 years has done nothing for the people of India. एक दूसरे पर सियासी बढ़त के लिए आरोपों के एक से बढ़कर एक घातक तीर आजमाए जा रहे हैं। 91 लोकसभा सीटों पर वोटरों ने अपना फैसला सुना दिया है। अब अगले राउंड के लिए नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है, तो देश का आम वोटर नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे का हिसाब किताब लगा रहा है। आज तक ब्यूरो। कल अमेठी से राहुल गांधी ने नामांकन किया था। उसी दौरान राहुल के चेहरे पर लेजर लाइट जैसी रोशनी देखी गई। कांग्रेस ने इसे राहुल की सुरक्षा में खतरा बताते हुए गृह मंत्रालय को खत लिखा था, लेकिन गृह मंत्रालय कह रहा है कि वो लेजर लाइट मोबाइल फोन की थी, जिससे खुद कांग्रेस का कार्यकर्ता रिकॉर्डिंग कर रहा था। उनका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। राहुल गांधी के सिर पर पड़ती जिस हरे रंग की रोशनी को कांग्रेस राहुल की सुरक्षा में सेंध बता रही थी, उसे गृह मंत्रालय ने मोबाइल फोन की मामूली रोशनी करार दिया है। तस्वीरें कल यानी अमेठी के नामांकन के दौरान की हैं, जब राफेल पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल मीडिया के सामने प्रतिक्रिया दे रहे थे। सवाल जवाब की इसी आपाधापी के बीच उनके सिर पर लगातार एक हरी रोशनी भी रह रहकर चमक रही थी। गृह मंत्रालय का कहना है कि एसपीजी के डायरेक्टर ने गृह मंत्रालय को सूचित किया है कि उन्होंने इस वीडियो की पड़ताल कर ली है। एसपीजी के मुताबिक राहुल गांधी के सिर पर दिखाई दे रही हरी रोशनी मोबाइल फोन की है, जो एआईसीसी का फोटोग्राफर इस्तेमाल कर रहा था, और इससे कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस को लग रहा है कि लेजर की ये रोशनी किसी स्नाइपर बंदूक से निकली हो सकती है, लिहाजा राहुल पर खतरे की आशंका मानते हुए कांग्रेस ने गृह मंत्रालय को खत लिखा था। जैसा कि आप जानते हैं, देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। अमेठी में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी के सिर पर कई बार हरी लेजर की रोशनी दिखाई दी। वीडियो की पड़ताल से फौरी तौर पर यह लगता है कि ये लेजर किसी स्नाइपर गन जैसे घातक हथियार से निकली होगी। किसी भी राजनीतिक मतभेद को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी की सुरक्षा आपकी सरकार की पहली जिम्मेदारी है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस मामले की तुरंत जांच की जाए और किसी भी संभावित खतरे को खत्म किया जाए। हिंदुस्तान के 2 प्रधानमंत्री आतंकवाद के शिकार हो चुके हैं। राजीव गांधी पर हमला भी चुनाव प्रचार के दौरान ही हुआ था। कांग्रेस को राहुल गांधी के लिए यही डर सता रहा है, लिहाजा राहुल पर खतरे की हर संभावना को खत्म करना सुरक्षा एजेंसियों की पहली जिम्मेदारी है। आज तक मुझे बहुत खुशी हो रही है। राहुल गांधी के गढ़ अमेठी लोकसभा सीट से आज स्मृति ईरानी ने भी पूरी तैयारी के साथ पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले स्मृति ने अपने पति जुबिन ईरानी के साथ पूजा पाठ किया, रोड शो किया। इस दौरान सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। अमेठी के आंगन में कमल खिलाने के लिए ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रचंड गर्मी और दहते सूरज का भी जरा भी परवाह नहीं। अमेठी सीट से नामांकन दाखिल करने स्मृति ईरानी का काफिला आगे बढ़ रहा है। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी सिर पर कपड़ा रखे स्मृति ईरानी के साथ मौजूद हैं। बीजेपी की इस फायर ब्रांड नेता ने अमेठी से पर्चा भरकर राहुल गांधी को उन्हीं के गढ़ में घेरने की तैयारी कर ली है। नामांकन से पहले ईरानी परिवार ने भगवान को याद किया, क्योंकि अमेठी के अग्निपथ को पार करना आसान नहीं है। राहुल गांधी जी ने जब दूसरे लोकसभा क्षेत्र से पर्चा भरा, उन्होंने अपनी अमेठी से हार की घोषणा तभी कर दी। वो 2 लोकसभा क्षेत्रों से पर्चा भर रहे हैं कि उनको हार दिख गई, इसलिए वो मेरे नामांकन पे आज मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब मेरी पार्टी ने मेरे नाम की घोषणा की, तत्पश्चात उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया, वही सांकेतिक। पूजा पाठ के बाद अमेठी की सड़कों पर स्मृति ईरानी का काफिला निकला तो नेतृत्व की भूमिका में भी योगी आदित्यनाथ ही दिखे। सीएम योगी के लिए भी अमेठी नाक का सवाल बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
योगी आदित्यनाथ फूल बरसा के, स्मृति ईरानी फूल बरसा के कार्यकर्ताओं को और अमेठी की जनता का धन्यवाद करने वाली है, कर रही है कि एक बार उनको मौका दे अमेठी की जनता, जीतकर संसद के अंदर पहुंचे। देखिए हाथ जोड़कर स्मृति ईरानी का जो कह सकते हैं सभ्य तरीका, हाथ जोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ उनके साथ, उनके पति जुबिल ईरानी उनके साथ में है। ये कारवा आपने इससे पहले बीजेपी का कभी अमेठी में नहीं देखा होगा। यूपी में 2014 जैसी तूफानी जीत दोहराने की बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर है। वे बराबर यहाँ हारने के बावजूद भी 5 वर्ष तक उन्होंने यहाँ पर संघर्ष किया, कार्य किया, विकास की योजनाओं को यहाँ पे लेकर के यहाँ की समस्याओं का समाधान किया। आज उसका लाभ इस समर्थन के रूप में भारतीय जनता पार्टी। इस बार वो जो है वायनाड भी चले गए हैं, हार दिखी है क्या राहुल गांधी को? देखिए ये पलायन इसी का परिणाम है। श्री राहुल गांधी जी जानते हैं कि अमेठी की जनता के साथ वे न्याय नहीं कर पाए। अमेठी हाथ में आ गया तो बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत होगी, क्योंकि अमेठी एक सीट नहीं कांग्रेस की साख है। गांधी परिवार के लिए अमेठी पारंपरिक सीट रही है। ऐसे में बीजेपी ने 2014 में हार के बाद भी अमेठी की सियासी जमीन में खाद पानी मिलाने का काम लगातार जारी रखा। स्मृति ईरानी हार के बाद भी लगातार अमेठी के लोगों के दिल में जगह बनाने में जुटी रही और अब फिर से राहुल को हराने के इरादे से अखाड़े में आ गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेठी गांधी नेहरू परिवार की उम्मीदों को झटका देने के लिए तैयार होगी? मोदी को सीधी चुनौती देने वाले राहुल गांधी को क्या अमेठी से निराशा मिलेगी? And I am ready for an open debate with the Prime Minister wherever he wants. जो भी हो, अमेठी की जंग दिलचस्प और कांटे की हो गई है और अब अमेठी के लोग हिसाब लगा रहे हैं कि वोट कहां डालना है। रायबरेली में मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, अमेठी आज तक। स्मृति ईरानी अमेठी में अपनी जीत का दावा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ आज रायबरेली लोकसभा सीट से सोनिया गांधी ने भी नामांकन किया। इस मौके पर सोनिया गांधी का पूरा परिवार उनके साथ था। सोनिया गांधी ने कहा कि 2004 ना भूलें प्रधानमंत्री मोदी। लोगों का भारी हुजूम, जोश में कांग्रेसी कार्यकर्ता, रायबरेली की सड़कों पर पूरा गांधी खानदान। सोनिया गांधी 5वीं बार रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए निकली तो पूरा परिवार साथ था। बेटा राहुल गांधी, बेटी प्रियंका गांधी, दामाद रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे रेहान और मिराया। रायबरेली से सोनिया का नाता पुराना है, लेकिन इस बार संग्राम भीषण है। ऐसे में लोगों के आशीर्वाद के साथ भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी है। पर्चा दाखिल करने से पहले सोनिया गांधी ने पूरे विधि विधान से हवन किया। इंदिरा गांधी के जमाने से ही रायबरेली में नामांकन से पहले गांधी परिवार हवन करता रहा है। रायबरेली सीट गांधी परिवार का मजबूत गढ़ रही है। ऐसे में जब सोनिया रायबरेली की सड़कों पर निकली तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश उफान मारने लगा। बड़ा संदेश देने की कोशिश नजर आएंगी। प्रियंका गांधी के बच्चे भी आपको अमेठी से रायबरेली के बीच जिस तरह से गांधी परिवार एक एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है, एक मैसेज दे रहा है और विरासत की सियासत को भी एक तरह से बटोरने की कोशिश। सोनिया का काफिला रोड शो की शक्ल में कलेक्टर दफ्तर की ओर आगे बढ़ने लगा। खराब सेहत की वजह से सोनिया गांधी ने खुली गाड़ी की जगह कार में ही रोड शो किया। बीच बीच में सोनिया हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी करती रही। कई कांग्रेसी न्याय स्कीम के प्रचार की टी शर्ट में दिखे तो कई राफेल डील के खिलाफ काले झंडे भी लिए हुए थे। करीब 700 मीटर रोड शो के बाद
सोनिया गांधी ने नामांकन भरा। इस दौरान राहुल के साथ साथ प्रियंका भी कलेक्टर के दफ्तर में मौजूद थी। उसके बाद बारी आई पीएम मोदी पर हमले की। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चेतावनी देते हुए साफ साफ कह दिया कि 2004 को मत भूलिए, वाजपेयी भी अजय थे लेकिन कांग्रेस जीती। दरअसल ये वो दौर था जब बीजेपी शाइनिंग इंडिया और वाजपेयी के चेहरे के नाम पर सत्ता में वापसी को लेकर आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन चुनावी नतीजों ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सोनिया गांधी को भरोसा है कि इस बार हिंदुस्तान के वोटर चौंकाने वाला फैसला सुनाएंगे। रायबरेली में 6 मई को मतदान होगा। इस बार बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ दिनेश सिंह को उतारा है, जो कभी सोनिया को जिताने में जुटे रहते थे। महागठबंधन ने इस बार सोनिया के खिलाफ किसी को नहीं उतारा। इससे सोनिया गांधी की राह थोड़ी आसान दिख रही है। मौसमी सिंह के साथ कुमार विक्रांत, रायबरेली, आज तक। तो यहाँ पर रायबरेली से हुंकार है, ललकार है, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज पहले चरण की वोटिंग के बारे में जानकारी दी है। क्या जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, ये भी देखिए। About Chhattisgarh, again, I would like to say that the poll today was for one parliamentary constituency of Bastar, consisting of 8 assembly constituencies. In Chhattisgarh, there were in total 13,79,133 voters, and total number of candidates was 7. The poll was conducted in total 1,879 polling stations situated in 1,648 polling station locations, 1,648 locations. In that we used 1879 control units, 1877. तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पर तस्वीर साफ करते हुए अलग अलग सीटों पर क्या वोटिंग परसेंटेज रहा और किस तरह की परिस्थितियां और इंतजाम रहे। इसी के साथ देश तक में इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।